नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। ये पार्ट थर्ड है, पुष्पी पादपों की शारीरिकी। ये हमारा चैप्टर का नाम है, पुष्पी पादपों की शारीरिकी। इसका पार्ट थर्ड है और सेकंड और फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि क्या है आज हम समझेंगे। और पहले आपको ये बता देता हूँ कि कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम ये सब है क्या एक्चुअली में, है ना। चलिए, तो यहाँ मैं थोड़ा सा दृष्टांत देता हूँ। मान ये एक कास्ट है, एक पौधा है, उसका हम लोग अनुप्रस्थ काट काटेंगे, है ना। तो हमको इस तरह से रचनाएं दिखाई देगी। एकदम गहराई में जाइए, क्योंकि कई जन कन्फ्यूजन होता है कि क्या कैम्बियम कौन है, जाइलम कौन है, फ्लोएम कौन है ना। तो आपको बता दूं कि जाइलम है और फ्लोएम है ना, उसके मध्य में एक रिंग बनती है। ऐसा ऐसा एक रिंग बनती है ना। ये जो रिंग बनती है, तो यही क्या है, यही कैम्बियम है ना जी। और कैम्बियम के ऊपर कहा जाए, ऊपर भाग को हम लोग जाइलम कहेंगे, सॉरी फ्लोएम कहेंगे, और ये जो नीचे भाग है उसको हम लोग बोलेंगे जाइलम। क्या बोलेंगे, जाइलम। तो ये तो क्लियर हुआ कैम्बियम क्या है। और कैम्बियम जब सक्रिय होता है तो उसी के आसपास कुछ और संरचनाएं निकलती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार का कैम्बियम। अब क्यों इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब यूज़ होगा अभी, है ना। तो आप बीच में पूछोगे कि कैम्बियम क्या है, कार का कैम्बियम क्या है, तो वीडियो में तो नहीं पूछ पाओगे, इसलिए यहाँ पर ये सबको बता दिया गया। ये कैम्बियम, ये सब पीत है, ये बीच वाला भाग पीत है ना। और एक्चुअली हम सबको एक साथ बोलेंगे, इस सबको ये दिख रहा है उसको, इसको हम लोग संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल बोलेंगे, संवहन पुल बोलते हैं इसको, है ना। ये हो गया संरचना। अब चलते हैं हम लोग द्वितीय वृद्धि में। चलिए, सेकेंडरी ग्रोथ। तो पुष्पी पादपों में पुष्पी पादपों की जो शारीरिकी है, वहाँ का जो टॉपिक है वो आता है द्वितीयक वृद्धि। तो एक्चुअली में पहले आपको ये बताना है कि ये द्वितीयक वृद्धि है क्या, सेकेंडरी ग्रोथ है क्या। तो पहले देखिए कि कैम्बियम, यहाँ पर कैम्बियम बताया मैंने, कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम, उसके बारे में बताया। कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप, है ना, जो संवहनी क्षेत्र है, ये इसको बताया मैं, संवहनी क्षेत्र है। संवहनी क्षेत्र में तथा संवहनी क्षेत्र के बाहर, मतलब इसके बाहर भी, है ना, द्वितीयक ऊतकों के बनने के कारण जड़ तथा तने की मोटाई में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। सबसे सरल क्वेश्चन है ये, है ना, और आंसर भी सरल है। तो कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप संवहनी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, संवहनी क्षेत्र में तथा संवहनी क्षेत्र के बाहर, बाहर भी, है ना, द्वितीयक ऊतकों के बनने के कारण जड़ एवं तना की मोटाई में वृद्धि, मोटाई में होने वाली वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कहलाती है ना। तो यहाँ पर हम लोग तन में भी पढ़ेंगे और जड़ में भी, लेकिन जड़ का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल अभी पढ़ेंगे तने के बारे में, तने के द्वितीयक वृद्धि, क्योंकि जड़ का अनुप्रस्थ कांड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वृद्धि पढ़ेंगे तो तने में ऊपर, तने के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब ध्यान से देखिए कि पहले द्वितीयक वृद्धि किसे पढ़ रहे हैं, द्विबीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि द्विबीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि को समझाइए। तो इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे, द्विबीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि। ये द्विबीजपत्री के बारे में जानना है तो आपको वीडियो में देख लीजिए, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द्विबीजपत्री के बारे में बताया गया है। तो द्विबीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला बांटेंगे हम लोग संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, और दूसरा बांटेंगे असंवहनी क्षेत्र में। संवहनी जगह क्या लिखेंगे, असंवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। तो पहला पॉइंट में हम लोग चलते हैं, पहला पॉइंट में संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, इसको हम लोग बाद में चलेंगे आगे, है ना। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि को फिर अलग अलग पॉइंट बांटते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कैम्बियम वलय का निर्माण। किसका निर्माण है, कैम्बियम वलय का निर्माण, है ना। तो कैम्बियम वलय का कैसे निर्माण, वलय मतलब एक रिंग, है ना, कैम्बियम का निर्माण करना है, ओके। तो चलते हैं डिटेल की ओर कि द्विबीजपत्री तना के संवहन पुल के जाइलम एवं फ्लोएम के बीच, अभी मैंने बताया था ऐसे, देखिए ऊपर देखिए, ये बताया था मैंने जाइलम और फ्लोएम के बारे में, है ना। तो इस कल यही बस संरचना को बना रहा हूँ अकेला, सबको बनाने की जरूरत नहीं, इसी बस को बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पास
इसको मैंने बना दिया ऐसे केवल अकेले बस को जी, ये पूरा कंप्लीट चित्र नहीं बता, इसको बता रहा हूँ। तो द्विबीजपत्री तना के संवहन पुल के, ये जो संवहन पुल है उस संवहन पुल के जाइलम एवं फ्लोएम के बीच, इधर को हम लोग मान लेते हैं जाइलम, अरे इधर के फ्लोएम के बीच एधा की पट्टी पाई जाती है। एधा मतलब कैम्बियम, ओनली कैम्बियम की क्या पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है। ऐसे अभी बना नहीं ना, केवल पट्टी बात बता रहा हूँ। तो द्विबीजपत्री ताड़ा के संवहन पुल के जाइलम एवं फ्लोएम के बीच एधा की पट्टी पाई जाती है, जिसे पुली कैम्बियम कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुली कैम्बियम, है ना, कार के कैम्बियम है ना। तो ये पुली कैम्बियम है। ओके, तो इसे पुली कैम्बियम कहते हैं। जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो यहाँ पुली कैम्बियम सक्रिय हो जाती है। ये जो पुली कैम्बियम है वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। इसके सक्रिय होते ही दो संवहन पुलों के मध्य स्थित मज्जा, अब देखिए ये एक संवहन पुल हो गया, एक संवहन पुल यहाँ और बना देते हैं ऐसे, है ना जी। तो इसके सक्रिय होते ही दो संवहन पुलों के मध्य स्थित मज्जा रश्मियों की कोशिकाएं यहाँ पर होती है, क्या होती है, मज्जा। पीत यहाँ पर होती है, एक्चुअली बीच में होता है ना, ठीक है, लेकिन सब तरफ बांटेंगे तो इसको पूरा पीत बोलेंगे यहाँ पास, ठीक है। इधर को हम लोग अलग से नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर पीत मेन यहाँ पर होती है, ठीक है, और यहाँ से पूरा उसका कोशिका फैला हुआ रहता है। तो किसके बारे में बता रहे हैं, जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो यह पुली कैम्बियम सक्रिय होती है। जो पुली कैम्बियम है क्या होती है, सक्रिय होती है। इसके सक्रिय होते ही दो संवहन पुलों के मध्य स्थित जो मज्जा रश्मि कोशिकाएं हैं प्रविभाज्य होती है। प्रविभाज्य मतलब उसको विभाजन की क्षमता आ जाती है, प्रविभाज्य हो जाती है, तथा एक स्तरीय पट्टी बनाती है। क्या बनाती है, पट्टी बनाती है, ऐसे लाइन से, सब में ऐसे लाइन से एक स्तरीय क्या बनाती है, पट्टी बनाती है। इसे अंतरपुली कैम्बियम तथा इससे जुड़े, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरपुली कैम्बियम तथा इससे जुड़े संवहन पुलों के बीच में अंतरपुली कैम्बियम के बनने से, ओके, वर्ड को समझिए, इसे अंतरपुली कैम्बियम कहते हैं, लेकिन कहते नहीं लिखे यहाँ पर, केवल इतना बता दिया गया है कि इन्हें अंतरपुली कैम्बियम तथा इससे जुड़े संवहन पुलों के बीच, इससे जुड़े जो संवहन पुल है उस संवहन पुल के जो बीच है में अंतरपुली कैम्बियम के बनने से प्रविभाज्य ऊतकों की एक वलयकार रचना बन जाती है। एक वलयकार पूरा क्या बन जाती है, रचना बन जाती है, सब तरफ ऐसे, ठीक है, रचना बन जाती है, जिसे कैम्बियम वलय कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कैम्बियम वलय, अर्थात हम लोग बोलेंगे उसको कैम्बियम रिंग। क्या बोलेंगे, कैम्बियम रिंग। तो इसको बता देता हूँ एक बार, ऐसे होता है, मान जाए ऐसे सब तरफ होता है ना। तो यहाँ पर ऐसे पूरा कैम्बियम रिंग बनेगा ऐसे, ये ठीक है, ऐसा कैम्बियम रिंग का। अब हमारा कंप्लीट हो गया वार्षिक वलय का निर्माण। आगे चलें। तो दूसरा पॉइंट है आपका द्वितीय संवहनी ऊतकों का निर्माण। देखिए, संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, ये तो क्लियर कर रहे हैं हम लोग पहला पॉइंट। तो उस पहला पॉइंट कौन आया था, कैम्बियम वलय का निर्माण। और कैम्बियम वलय के निर्माण के बाद उसका दूसरा पॉइंट आया है द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण। चलिए अब देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कैम्बियम वलय बनाए करके। तो कैम्बियम वलय के दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। जो कैम्बियम वलय था ऐसे, इसके बीच में से कैम्बियम वलय बनाया था ना, तो कैम्बियम वलय के दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं, रश्मि आरंभक व तर्करूप आरंभक। दो तरह की कोशिकाएं होती है ना, पहला का नाम है रश्मि आरंभक और दूसरा का नाम है तर्करूप आरंभक। अनुकूल परिस्थिति में कैम्बियम कोशिकाएं विभाजन करने लगती है। जो इसके कैम्बियम की कोशिकाएं होती है, जैसे कि इसको और मैं बड़ा कर देता हूँ, ऐसे पर कैम्बियम रिंग है ऐसे, ये पूरा एक कंप्लीट इधर है ना, ये रिंग अंदर का रिंग को बस इतना बना रहा हूँ मैं ये। तो क्या होता है कि अनुकूल परिस्थिति में कैम्बियम कोशिकाएं विभाजन करने लगती है। जो कैम्बियम कोशिकाएं क्या करने लगती है, विभाजन करने लगती है। सर्वप्रथम तर्करूप आरंभक, दो आरंभक के बारे में बताया, रश्मि आरंभक और तर्करूप आरंभक, है ना। तर्करूप को फ्यूजिफार्मा कहते हैं, तर्करूप क्या बोलते हैं, फ्यूजिफार्मा कहते हैं,
है ना। चलिए अब हिंदी में जानिए कि कैम्बियम वलय में दो तरह की कोशिकाएं होती है, रश्मि आरंभक और तर्करूप आरंभक। अनुकूल परिस्थिति आने पर या अनुकूल परिस्थिति में कैम्बियम कोशिकाएं क्या करने लगती है, विभाजन करने लगती है। सर्वप्रथम तर्करूप आरंभक, ये जो तर्करूप आरंभक है स्पर्श रेखी विभाजन के फलस्वरूप, स्पर्श रेखी विभाजन मतलब इसमें विभाजन की क्रिया होती है, ठीक है, स्पर्श करते हुए एक दूसरे को। एक्चुअली में क्या होता है कि ये सब एक दूसरे से मिलकर ही अलग अलग नहीं करती विभाजन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखी विभाजन। और रेखा को स्पर्श करते हुए, ठीक है। तो सर्वप्रथम तर्करूप आरंभक स्पर्श रेखी विभाजन के फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। कितनी पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, है ना, जिनमें से एक विभज्योतकी प्रकृति वाली रह जाती है। मतलब क्या समझ रहे हैं, विभज्योतकी मतलब जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाएगी, जिसमें से एक विभज्योतकी प्रकृति वाली रहती है तथा दूसरे जाइलम एवं फ्लोएम की मातृ कोशिका में बदल जाती है। मतलब कहा जाए कि एक्चुअली मैं ऐसा मैं बताया था, इसमें से ये बस कोई को बता रहा हूँ। इसमें ये होता है कैम्बियम वाला है, तो कैम्बियम वाले की कोशिकाएं क्या होती है, वृद्धि करती है। यहाँ पर दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तर्करूप कोशिका, एक तो रश्मि आरंभक कोशिका होती है। तो जो तर्करूप आरंभक है वो क्या होती है, विभाजन करती है और दो तरह की कोशिका बनती है। तो ऐसा बढ़ेगा ना, अपना आकार में बढ़ाएगा ना, तो ये उस तरफ का कहलाएगा फ्लोएम कहलाएगा, इस तरफ का जाइलम कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर पूरा फैल रहे ना, मतलब वृद्धि हो रही ना, इसलिए तने की मोटाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि होगा, ठीक है। चलिए, तो यही बताया जा रहा है कि जिनमें से एक विभज्योत की प्रकृति रह जाती है तथा दूसरी जाइलम और फ्लोएम की मातृ कोशिकाएं बदल जाती है। मतलब जाइलम और फ्लोएम का मातृ कोशिकाएं बदलती है, मतलब एक्चुअली वो जाइलम और फ्लोएम में ही बदल जाती है। मतलब जाइलम का निर्माण हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब द्वितीयक वृद्धि हो रही है। तो द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण, तो ये जाइलम फ्लोएम का निर्माण हो गया ना, मतलब ये द्वितीयक संवहनी ऊतकों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तीसरा पॉइंट आता है वार्षिक वलय का निर्माण। वार्षिक वलय, इसी के आधार पर ना किसी भी पौधे का आयु ज्ञात किया जा सकता है ना, आयु जाना जा सकता है वार्षिक वलय के माध्यम से। चलिए देखिए, तो आपको बता दूं कि किसी भी पौधे को आप लोग अगर ऐसे अनुप्रस्थ काट काटोगे उसको, तो ऐसे ऐसे संरचनाएं दिखाई देगी आपको। ये सब क्या है, वार्षिक वलय है, एनुअल रिंग है, ये सब क्या है, एनुअल रिंग। तो ये एनुअल रिंग क्या बताता है, ये एनुअल रिंग उस पौधे का आयु बताती है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है वार्षिक वलय का निर्माण, है ना। तो जो वार्षिक वलय का निर्माण कैसे होती है उसको बता देते हैं कि कैम्बियम की क्रियाशीलता जलवायु की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो कैम्बियम के बारे में भी बताया था मैंने, तो कैम्बियम की जो क्रियाशीलता है वो जलवायु पर, प्रकृति पर निर्भर करती है। पत्तियों के बनने के कारण, बसंत ऋतु में बनता है अधिकतर, तो पत्तियों के बढ़ने के कारण, पत्तियों के अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण, भोज्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण। अब भोज्य पदार्थ, पत्ती अधिक मात्रा में बनेगा मतलब भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में मिलेगा अपने को, है ना। तो पत्तियों के बनने के कारण, भोज्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण कैम्बियम अधिक सक्रिय हो जाता है। जो कैम्बियम है वो क्या हो जाता है, अधिक सक्रिय हो जाता है, तथा बड़े घेरे वाले, घेरे है ना, बड़े घेरे वाले वहिकाओं का निर्माण करता है। ऐसे बड़ा वाला घेरे का क्या करता है, वहिकाओं क्या करता है, निर्माण करता है। इसके विपरीत यह गर्मी अथवा शरद ऋतु में संकीर्ण वहिकाएं का निर्माण करती है, छोटी वहिकाएं का निर्माण करती है। संकीर्ण मतलब ऐसा सिकुड़ा हुआ, छोटे वहिकाओं का निर्माण करती है, ये वार्षिक वलय कहलाते हैं। इस तरह से वार्षिक वलय का निर्माण हो गया। मतलब एक्चुअली में द्वितीयक वृद्धि होगा, जाइलम फ्लोएम बन गया मतलब उसका मोटाई में वृद्धि हो गया। अगर वार्षिक वलय बने तब भी से मोटाई वृद्धि, मतलब एक्चुअली में द्वितीयक वृद्धि का मतलब ही यह होता है कि किसी भी जड़ या तना की मोटाई में क्या होता है, वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि कहलाता है भाई, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट 3 पॉइंट किसके अंतर्गत, संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। हमारा मेन पॉइंट कौन है, द्वितीयक वृद्धि। उस द्वितीयक वृद्धि को दो भागों में बांटे हैं, एक तो संवहनी क्षेत्र में बांटे हैं और एक तो क्या बांटते हैं, असंवहनी क्षेत्र। तो संवहनी क्षेत्र के पहला में गए थे तो कैम्बियम वलय का निर्माण, दूसरा में गए थे तो द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण, और तीसरा में आए हैं तो वार्षिक वलय का निर्माण। तो ये वार्षिक वलय का निर्माण कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं असंवहनी क्षेत्र में, बी नंबर में, ठीक है। चलिए, असंवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। तो संवहनी क्षेत्र था, संवहनी क्षेत्र मतलब जो जाइलम फ्लोएम वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर जिसमें संवहन की क्षमता होती है उस क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, लेकिन असंवहनी क्षेत्र में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। संवहनी कैम्बियम की सक्रियता से बनने वाले नए द्वितीयक संवहनी ऊतकों के कारण, जो संवहनी कैम्बियम बना है ना, ऊपर में जो संवहनी क्षेत्र में बना तो संवहनी कैम्बियम बोलेंगे उसको। तो संवहनी कैम्बियम की सक्रियता से बनने वाले नए द्वितीयक संवहनी ऊतकों के कारण तने के परिधि ऊतकों पर, परिधि ना, देखिए सीड्स और परिधि किसको बोलते हैं आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो परिधि ऊतकों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण बाह्य त्वचा, ऐसे जो हम लोग चित्र बनाते हैं तो इसके भाग को एपिडर्मिस बोलते हैं, बाह्य त्वचा, ठीक है। तो जिसके कारण बाह्य त्वचा तथा परिधि क्षेत्र के ऊतक,
है ना। वृत्त की परिधि पढ़े हम लोग, वही 6, ठीक है। तो जिसके कारण बाह्य त्वचा तथा परिधि क्षेत्र के ऊतक दबने लगते हैं, ये जो क्या होने लगते हैं, दबने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बचाव के लिए सामान्यतः परिरंभ से नई प्रविभाजी कोशिकाओं की वलय की उत्पत्ति होती है। अच्छा, यही उत्पत्ति हो गया ना। तथा कारक कैम्बियम परिधि तथा केंद्र की ओर कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब ये जो कोशिकाओं का निर्माण हो गई, मतलब असंवर्णी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि की क्रिया हो गई, है ना। ओके, तो ये किसके कारण हो रहा है, कारक कैम्बियम के कारण हो रहा है द्वितीयक वृद्धि। कौन से क्षेत्र में, असंवर्णी क्षेत्र में। इसको एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो थोड़ा और जानकारी दे दिया जाए कि किसको हम लोग कारक कैम्बियम बोलते हैं, किसको कैम्बियम बोलते हैं, है ना। इसकी हिसाब से थोड़ा सा आपको और जानकारी मिले। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे पूरा गोल गोल न बनाकर उसके केवल एक ही पार्टक बनाए हैं, एक ही पार्टक ऐसे, ठीक है। जैसे कि एक गोल है, उसके केवल एक ही पार्टक, इतना बस पार्टक बनाए हैं। तो ये वाला भाग देखिए, तो ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाला भाग है, इसको ऐसे बनाएंगे ना, ये पूरा ऐसे गोल बनेगा, ठीक है, तो बनेगा। तो केवल एक ही पार्टक बनाया गया है, तो इसको बोलेंगे एपिडर्मिस। सबसे ऊपरी भाग को एपिडर्मिस का कॉर्टेक्स आएगा, तो कॉर्टेक्स आएगा, वहीं पर आएगा कॉर्क वाला भाग, है ना। ये जो कॉर्क बोलते हैं, उसी के बाद यहीं पास जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कारक कैम्बियम, ठीक है। और कारक कैम्बियम में एक्चुअली में ये जो कारक कैम्बियम बनता है, यही बनने के कारण ऐसे फैलता है, और इसकी तने में क्या होती है, मोटाई बढ़ती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। उसके बाद कॉर्टेक्स और है अंदर में, है ना। तो ये बाह्य भाग के बारे में बताया जा रहा है, आंतरिक भाग के बारे में नहीं बताया जा रहा है। बाह्य भाग में वृद्धि होती है कॉर्क कैम्बियम की, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए क्यूटिकल एपिडर्मिस, ये कॉर्क है, ये फेलोडर्म है, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत केवल इसकी है कि यहाँ पर जो कॉर्क है और यहाँ पर क्या बनता है, कॉर्क कैम्बियम बनता है, ठीक है। इस तरह से चित्र के माध्यम से भी क्लियर हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका द्वितीयक वृद्धि, है ना। अब द्वितीयक वृद्धि के जस्ट बाद आता है एक बीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि। अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसमें, द्विबीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि, द्विबीजपत्री तना में पढ़ रहे थे ना। अब हम लोग चलेंगे एक बीजपत्री। उसके पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन का नाम है अंतःकाष्ठ एवं रस्ट काष्ठ क्या है ना। तो द्वितीयक काष्ठ में द्वितीय काष्ठ बनता है, और द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप जो काष्ठ बनता है उसको द्वितीयक काष्ठ बोलते हैं। तो द्वितीयक काष्ठ में कुछ समय पश्चात पुराने काष्ठ तथा अपेक्षाकृत नए काष्ठ में कार्यकीय क्रियाशीलता में अंतर दिखता है। ये तो हम क्लियर कर लें। केंद्रीय क्षेत्र में स्थित जो काष्ठ है, सबसे बीच वाले क्षेत्र में स्थित जो काष्ठ है, उसमें टैनिन, तेल, फिनाइल पदार्थ आदि का संग्रहण हो जाता है तथा यहाँ संवहन का कार्य नहीं करता है। अब संवहन का कार्य कौन करता है, जाइलम फ्लोएम वाला क्षेत्र करता है, तो संवहन का कार्य नहीं करता है, ऐसे काष्ठ को अंतःकाष्ठ कहते हैं, ठीक है। और ऐसे काष्ठ जो कार्य की सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जल के संवहन के कार्यों को करते हैं तथा परिधि क्षेत्र में स्थित होते हैं, रस काष्ठ के नाम से सूचित किया जाता है। अच्छा, मैं बता दूं कैसे जो वो संरचना होती है, उसके जो बीच में पीत वाला भाग है ना, तो उसको अंतःकाष्ठ बोलते हैं। उसमें ना संवहन की क्रिया नहीं होती, उसके आसपास में होती है संवहन की क्रिया से गोल, ठीक है। तो यह अंतःकाष्ठ क्या है, रस्ट काष्ठ क्या है, देख लीजिए, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक बीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि। तो उसको मैं बताऊंगा नहीं, उसको आप लोग नॉर्मल आप देख लीजिए, या तो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम लोग अब चलते हैं द्वितीयक वृद्धि की लाभ में, है ना। चलिए, तो चलते हैं हम लोग द्वितीयक वृद्धि का महत्व। इसके पहले कुछ सुनेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ कि हर तमन्ना अगर पूरी हो जाए, हर तमन्ना अगर पूरी हो जाए तो ख्वाहिश किस बात की करोगे, अधूरी ख्वाहिश ही जीने का मजा देती है। चलिए चलते हैं आगे फिर, है ना। हम लोग चलते हैं द्वितीयक वृद्धि का महत्व। द्वितीयक वृद्धि का महत्व क्या है, तो पहले बहुवर्षीय पौधे में द्वितीयक वृद्धि द्वारा प्राथमिक ऊतक तथा द्वितीयक ऊतक के बीच सामंजस्य पैदा करता है, मतलब दोनों के बीच में संबंध स्थापित होती है। द्वितीयक वृद्धि के कारण बड़े तथा ऊंचे वृक्ष में स्थायित्व आ जाता है। मतलब द्वितीयक वृद्धि होती है, मतलब मोटाई में बढ़ जाती है, मतलब उसमें स्थायित्व आ जाती है, मतलब वो आगे और बढ़ नहीं पाता है, ऐसा लगता है ना, लेकिन एक्चुअली धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। लेकिन स्थायित्व मतलब ऐसा लगता है कि उसकी मोटाई में अब वृद्धि नहीं होगी, स्थायित्व आ जाती है। इसके कारण बनने वाले द्वितीयक काष्ठ के वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्षों का उम्र का निर्धारण किया। मैंने बताया था वार्षिक वलय को गिनेंगे तो क्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं वृक्ष का उम्र। जैसे कि एक वार्षिक वलय 1 साल में बनता है, मान लिया उदाहरण के लिए ना, या किसी पौधे में एक वार्षिक वलय 10 साल में बनता है, तो इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं कि उस पौधे का उम्र कितना है। इसके फलस्वरूप बनने वाले द्वितीयक जाइलम एवं द्वितीयक फ्लोएम के कारण
जल, खनिज के संवहन तथा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण बिना किसी बाधा के होता है, बिना किसी बाधा के होता है। यह है द्वितीयक वृद्धि का महत्व। तो इस तरह से द्वितीयक वृद्धि कंप्लीट हो गया और ये अध्याय भी पुष्पी पादों में सारे की ये भी कंप्लीट हो गई। एक बीजपत्री को देख लेना आप लोग, है ना।